नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के बरेली इंटर कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरेली महानगर के द्वारा राष्ट्रीय छात्र दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 74वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल शोभा यात्रा को प्रांत संगठन मंत्री मनीष रॉय ने झंडी दिखाकर बरेली इंटर कॉलेज से रवाना किया। ये विशाल शोभा यात्रा बरेली इंटर कॉलेज से कालीबाड़ी, शाहमदगंज, शाहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज, बांस मंडी, कुतुब खाना, घंटाघर, कोतवाली, नोवेल्टी चौराहा, अयूब खान चौराहा होते हुए बरेली कॉलेज इंटर कॉलेज में इसका समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना, तमाम स्कूलों से आई छात्राओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने सफलतम 74 वर्ष पूरे किए हैं। आज 9 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 74 वर्ष पूरे हुए। 75वें वर्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रवेश किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था। ये शोभा यात्रा कहाँ गई थी और कहाँ से शुरू हुई? शोभा यात्रा पूरे महानगर में घूमते हुए शिवाजी मार्ग से होते हुए बरेली कॉलेज से निकल करके फिर इंटर कॉलेज से फिर यहाँ डिग्री कॉलेज में समाप्त। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 74 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण करके 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस 9 जुलाई को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इस उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि बरेली के प्रमुख स्थानों से होते हुए बरेली इंटर कॉलेज से बरेली इंटर कॉलेज में ही समाप्त हुई। बरेली विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहे। का आयोजन हुआ। एक विशाल शोभा यात्रा का इसमें आयोजन किया गया है जिसमें कई छात्राओं ने भाग लिया। इसमें एक विशाल रैली भी निकाली गई जिसमें छात्राओं के हाथ में तिरंगे देखे गए। एटा से बड़ी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। इस बीच बताया गया है कि किशोरी घर में अकेली थी और घर आकर आरोपी ने किशोरी की मां के एक्सीडेंट होने की बात कही और किशोरी को गांव के बाहर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं पीड़ित किशोरी के पिता ने गांव के ही निवासी आरोपी अमर के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए किशोरी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल पुलिस को सूचना हुई थाना मलावन के अंतर्गत निगोहा हसनपुर गाँव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया। मामले में अभियोग पंजीकृत कर छानबीन की गई। कल पुलिस को और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी साधना, जिनका निधन हो गया है। फेफड़े में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें। लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की पत्नी भर्ती थी। फेफड़े में संक्रमण की शिकायत वजह बताई जा रही है जिसके बाद उनका निधन हो गया है। हालांकि लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 दिनों से मेदांता में भर्ती थी साधना गुप्ता। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। बड़ी खबर गुरुग्राम से। प्रतापगढ़ में चोरों के बुलंद हौसले एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और चोरों ने चौसा गांव में महिला को बंधक बनाकर 1.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
बता दें, चोरी करने आए बदमाशों ने महिला को सिगरेट और चिमटा गर्म करके जलाया और प्रताड़ित किया। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि लगातार चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पर कुंडा पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही। तो वहीं इस घटना के बाद चोरों की बेरहमी से महिला दहशत में है। ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय ओनौर में कार्यरत अध्यापिका ने गुस्से में एक ऐसी हरकत कर डाली कि हर कोई हैरान है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की ऐसी करतूत से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा। दरअसल पहले शिक्षक ने छात्र को जमकर पीटा। इतने के बावजूद भी जब गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने छात्र के मुंह में डंडा डाल दिया, जिससे छात्र को गंभीर चोट लगी। तो वहीं छात्र के भाई ने पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। दरअसल ओनौर गांव निवासी अनिल कुमार प्रजापति का बेटा अंकित गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दूसरी का छात्र है और स्कूल की अध्यापिका रोशनी मिश्रा किसी बात को लेकर अंकित पर नाराज होकर उसे थप्पड़ जड़ने लगी। गुस्से में बेकाबू अध्यापिका इतने पर भी शांत नहीं हुई तो उन्होंने डंडा उठाया और अंकित को जख्मी कर दिया, जिससे अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी शिकायत पुलिस से करते हुए अंकित के भाई ने शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि कड़ी कार्रवाई करने की जगह खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय पहुंचकर मामले को सुलह समझौते के साथ रफा दफा करने में जुटे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाई, वो मैडम बोल रही लिखने के लिए, तो लिखा नहीं, वही बता रहा था कि हम लिखे नहीं, और वो फिर मारिए का खा तो रोने लगा। जब रो रहा था तो उसका मुंह खुला तो उसके मुंह में हाथ डंडा डाल दी, बांस का था, और वो पूरा ऐसे हिला दी एकदम डालने के बाद, और फिर यही सब हुआ। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ सर, जवैनिया चौकी पर शिकायत किए तो वहाँ से 2 लोग आए, यहाँ जांच किए तो जो साथ में बच्चे पढ़ते थे उनसे पूछे तो बता दिए पूरे। तो फिर वहाँ से हमें ट्रांसफ़र किए मेजा थाने के लिए, तो वहाँ से मेडिकल बना तो हम FIR कर दिए। यूपी के रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र स्थित बरगदा मजरे करेमुआ गांव में हड़कंप उस समय मचा है जब आधी रात एक विवाहिता को एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिसे इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही विवाहिता की मौत हो गई। हालांकि पुलिस की टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हल्का लेखपाल ने बताया कि दैवीय आपदा कोष के तहत मृतक के परिजनों को सहायता राशि दिलाए जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अमेठी में चोरी की एक वारदात ने पुलिस की पेट्रोलिंग की पोल खोलकर रख दी, या यूं कहें कि पुलिस करती रही गश्त और चोर चोरी करने में मस्त। दरअसल मामला है कोतवाली गेट के ठीक सामने पान की गुमटी का, जहां ये चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने पान की गुमटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस को अब इस चोरी की तहरीर दी है, पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी चंद कदमों की दूरी पर पुलिस तय नहीं कर पाई। जगदीशपुर कोतवाली गेट के ठीक सामने का मामला ये बताया जा रहा है और इस बीच कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली के हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सपा विधायक राहुल लोधी के खिलाफ इंदिरा नगर निवासी एक युवक ने अगवा कर 4 माह तक बंधक बनाने और रंगदारी मांगने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने आज हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी के ऊपर युवक को अगवा कर बंधक बनाने और रंगदारी मांगने सहित गंभीर धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यूपी के मिर्जापुर में शासन के मंशानुरूप जनपद के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। थाना जिगना में जन समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा फरियादियों को लेकर थाने पहुंचे।
जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों की फरियाद सुनी और मौके पर ही समस्या का समाधान किया गया। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का मंजर देखने को मिला है, जहां पर गंभीर समस्याओं के चलते मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि ये मरीज कई घंटों से डॉक्टरों का इंतजार कर रहा था, लेकिन ना ही कोई डॉक्टर आया और अस्पताल से सभी डॉक्टर नदारद मिले। पीड़ित सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे डॉक्टरों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, या फिर ऐसे ही शानदार स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर मरीज तड़पते रहेंगे। बता दें, वायरल वीडियो में युवक कह रहा है कि डॉक्टर गांधी की ड्यूटी है, लेकिन वो नहीं है। वायरल वीडियो आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद का बताया जा रहा है। तो यूपी के प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रयागराज में जिला प्रशासन अटाला हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी कर रहा है। आरोपियों पर रासुका लगाने का ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रयागराज की खुलदाबाद और करेली थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। माना जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। जिले के डीएम से अनुमति मिलने के बाद रासुका लगाया जा सकता है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम हिंसा के मुख्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जावेद मोहम्मद देवरिया की जेल में बंद हैं, जबकि मोहम्मद शाह आलम अभी फरार चल रहे हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शाह आलम पर 25,000 का पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। तो वहीं करीब 15 साल बाद मिर्जापुर में कूड़ा कचरा निस्तारण का काम आरंभ हो सका है। सिटी ब्लॉक के टांडा गांव में पालिकाध्यक्ष की पहल पर काम शुरू हो गया है। नगर से प्रतिदिन करीब 300 टन कूड़ा निकल रहा है। स्थापित संयंत्र की निस्तारण क्षमता 700 टन है। इस संयंत्र पर प्लास्टिक और कूड़ा को अलग किया जा रहा है। कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए मायावती सरकार ने वर्ष 2007 से 2012 के मध्य जिले में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी। सपा सरकार में आजम खान ने ये प्रोजेक्ट अपने चहेते को दे दिया था। एक काम दो संस्था को दिए जाने पर मामला कोर्ट में चला गया। भाजपा की सरकार में निरंतर पहल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम आरंभ हो गया है। आने वाले दिनों में फिर टेंडर कराया जाएगा। देखिए, इसमें हम जानकारी जो मुझे है मैं बता सकता हूं कि 2007 से 2012 जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, तब कूड़ा संयंत्र के लिए वहां पे टाण गांव में पैसा स्वीकृत हुआ था, उसका काम भी हुआ था। लेकिन जब सरकार बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो नगर विकास मंत्री तत्कालीन आजम खां जी ने उस टेंडर को निरस्त करके किसी अपने चहेते को टेंडर दे दिया। फिर बाद में दोनों संस्थाएं हाई कोर्ट में चली गई और बहुत दिन से मामला लंबित था। फिर मैं जब 2017 दिसंबर में शपथ लिया तो मैंने उसके लिए प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव से। वो मामला आगे बढ़ा और लगभग वो हम लोग इसको ये पूरा नगर मिर्ज़ापुर का कूड़ा आता है यहाँ पे, तो हम लोग ये मशीन लगाए हुए हैं। एमजे ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कूड़ा को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करके मिट्टी अलग कर लेते हैं, पॉलीथीन अलग कर देते हैं। और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन की, जिस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, बिजली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, तो वो अपना जो भी डिमांड करता है उसको हम लोग देते हैं। अच्छा, कोई अंदाज़ा है कि एक दिन में कितना शहर से कूड़ा आता होगा, कितने टन या तो? लगभग सर ये 300 से 400 टन कूड़ा आ जाता है। कूड़ा आ जाता है। और एक दिन में आप कितनी क्षमता, ये आप कैपेसिटी है कि ये मशीन?
रायबरेली शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटवा में बना सार्वजनिक शौचालय इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय की बाउंड्री वॉल पर आकर्षक रंगों के माध्यम से की गई बस और रेल की सुंदर वॉल पेंटिंग को दूर से देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात रेल और बस खड़ी हो। रोड से गुजरने वाले लोग अक्सर ठहरकर शौचालय की बाउंड्री वॉल पर बनी बस और रेल देखने लगते हैं। ग्रामीणों की माने तो कोटवा ग्राम पंचायत के विकास के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाली ग्राम प्रधान ललिता यादव ने सार्वजनिक शौचालय का कायाकल्प कराकर न केवल उसे अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया, बल्कि उसकी खूबसूरती में उन्होंने चार चांद लगा दिए। ललिता यादव ने बताया कि उनकी सोच है कि कोटवा ग्राम पंचायत को क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे उनका ही नहीं ग्रामीणों का भी नाम रोशन हो। प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव ने बताया कि प्रधान बनने के बाद से ललिता यादव द्वारा ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पिछले एक साल में जितने भी काम कराए गए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ये प्रेरणा कहाँ से आपको बताऊं मैंने सोचा और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया। जो मुझसे हो सका मैंने इसको बनवाया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए हर काम अच्छा करते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी अगर छोटे छोटे काम अच्छे करेंगे तो ये हमारे देश का नाम होगा। और देश के नाम के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत का नाम हो। देखा जा रहा है कि इतना अच्छा कार्य कराया गया, मॉडल तौर पे सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ जो ग्राम प्रधान जी का नाम गायब है। श्रीमती लिखा हुआ है, यादव लिखा हुआ है, बीच से ललिता गायब है, प्रधान जी का नाम गायब है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है? ये मुझे हंसी आ रही है। ये जब इसको मैंने पेंटिंग कराया था तो दूसरे ही दिन सुबह ये नाम बिगाड़ दिया गया था, हटा दिया गया था। ये हमारे यहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जिनको ये नाम अच्छा नहीं लगता है, और या यूं कहा जाए कि वो सम्मान के साथ अपने प्रधान का नाम लेना चाहते हैं। आखिर वो भी इसी गांव के निवासी हैं, तो उन्होंने सोचा कि ललिता ना करके श्रीमती यादव से मैं सम्मान। तो वहीं साइबर अपराधियों द्वारा एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर उत्तर प्रदेश में इटावा के डीएम अवनीश रॉय की फोटो लगाकर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। इसके बाद साइबर सेल ने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर की जांच करने पर यह नंबर पश्चिम बंगाल का निकलकर सामने आया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो ऑफिशियल नंबर NIEC के वेबसाइट पर दिए हुए हैं उन्हें अप्रोच करें। साइबर अपराधियों के हौसले अब इतने ज्यादा बुलंद हैं कि उन्होंने अब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां इटावा जिलाधिकारी अवनीश रॉय का फोटो व्हाट्सएप नंबर पर लगाकर ठगी का प्रयास किया गया। जानकारी मिलने पर इटावा डीएम ने जनपद के अधिकारियों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश रॉय अनुचित डिमांड आने पर उसे इग्नोर करने की सलाह दे रहे थे और तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा है। साइबर सेल ने जांच करने पर पाया कि ये व्हाट्सएप नंबर पश्चिम बंगाल का है, लेकिन एरोप्लेन मोड पर नंबर लगे होने के कारण इस नंबर की सही लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बता दें, सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, सुभाषपा नेता ओपी राजभर, जनसत्ता दल के नेता राजा भैया और बसपा के एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं अपने इस फैसले पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, हम उससे वोट देंगे। तो वहीं इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो ना तो हमें समाजवादी पार्टी ने बुलाया और ना ही वोट मांगा। उस समय रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा तो हमने दिया। साथ ही प्रसपा प्रमुख ने कहा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया तो वहां द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई
और मुख्यमंत्री से भी मिले। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। परसों भी यशवंत सिन्हा यहां थे लेकिन नहीं बुलाया गया। राजनीतिक अपरिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर हो रही है। लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वहीं गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कैंट इलाके के मोहिद्दीपुर 4 फाटक रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर की रखवाली करने वाली कैलाशी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उनके शरीर से चैन और कड़ा भी गायब है। उनके पास से मंदिर की चाबी लेकर चोर दानपात्र भी उठा ले गए। हत्या की सूचना पर एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुजुर्ग महिला है कैलाशी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली है। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक तो वहीं फतेहपुर में वास्तविक निर्वाचन प्रणाली के तहत विकासखंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में बाल संसद का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। विकासखंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में बाल संसद की गठन की प्रक्रिया के तहत बाल संसद का निर्वाचन प्रणाली के अनुसार चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के 2 सदस्यों अंजलि और आशीष ने अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन दर्ज कराया। दोनों उम्मीदवारों ने हर कक्षा में जाकर अपने लिए चुनाव प्रचार किया और सभी छात्रों से अपने लिए वोट मांगे। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।